नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मोस मिसाइल। इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल कोरियन, जापानीज और जर्मन चैलेंज का सामना कर रहा है, फिर भी एनजी वेरिएंट के साथ दिल्ली डोमिनेट कर सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक लंबे समय तक ब्रह्मोस मिसाइल जो इंडिया और रशिया के सहयोग से विकसित हुआ है, दुनिया का एकमात्र चल रहे सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल का शानदार टाइटल धारण कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के क्षेत्र में एक गेम चेंजर रहा है। अपनी इम्प्रेशनेबल मार्च 3 की तेज घाटी और लगभग 450 किलोमीटर तक की रेंज के साथ एक उच्च मानक सेट करके इसकी वर्सटैलिटी जो स्थल, समुद्र और हवा से डिप्लॉय किया जा सकता है, साथ ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी ने इसे आधुनिक युद्ध में एक भयंकर समर्थन बना दिया है। इस डोमिनेंस का कारण जो बहुत से सबसोनिक विकल्पों से भरा है, ब्रह्मोस को एक महत्वपूर्ण एज दिया है। रशिया के P-800 ऑनिक्स और चाइना के YJ-12 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के एक्टिव सर्विस के बावजूद ब्रह्मोस ग्लोबल डिफेंस मार्केट का लीडिंग सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल के रूप में ध्यान को आकर्षित करने वाला एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन दृश्य बदल रहा है। कई देश अब अपने खुद के सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स डेवलप करने की दौड़ में शामिल हो रहे हैं, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक नए युग की निशानी है। अब बात करते हैं एक नए चैलेंजर 3SM टेरफिंग के बारे में। नॉर्वेजियन कंपनी कोंग्सबर्ग ने हाल ही में जर्मनी के डीएल डिफेंस और MBDA ड्यूचलैंड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है टेरफिंग सुपरसोनिक स्ट्राइक मिसाइल डेवलप करने के लिए। इस पार्टनरशिप में कोंग्सबर्ग की लीडरशिप में इन कंपनीज की ताकत को मिलाया गया है, डिकेड्स की मिसाइल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस को एक साथ लाने के लिए एक एडवांस्ड लॉन्ग डिस्टेंस मैन्यूवरेबल सुपरसोनिक स्ट्राइक मिसाइल बनाने के लिए। ये मिसाइल नॉर्वे, जर्मनी और फ्यूचर में अलाइड नेशंस के लिए है। 3SM टेरफिंग को कैसे अपने टारगेट्स तक गाइड किया जाएगा या इन टारगेट्स का खास नेचर क्या है, ये सब अभी तक अनक्लियर है। लेकिन कोंग्सबर्ग ने इन वेपन को नेवल स्ट्राइक मिसाइल के रूप में डिस्क्राइब किया है और सिर्फ एक एंटीशिप मिसाइल के रूप में नहीं। डिजाइन फेज में होने के बावजूद 3SM टेरफिंग प्रोग्राम में इन्वॉल्व कंपनीज कॉन्फिडेंट है कि ये एक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिसाइल प्रोड्यूस करेगा जो फ्यूचर सरफेस थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लायक होगा। जब ये ऑपरेशनल होगा, 3SM टेरफिंग मिसाइल्स को नॉर्वेजियन और जर्मन वेसल्स के द्वारा उनके एग्जिस्टिंग नेवल स्ट्राइक मिसाइल्स यानी NSMs को कम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हाल ही में कोई भी टेक्निकल या परफॉर्मेंस डिटेल्स ऑफ द 3SM टेरफिंग रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आर्ट है जो पहले नॉर्वेजियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी MOD और कोंग्सबर्ग ने शेयर किया था, सजेस्ट करता है कि मिसाइल एडवांस सॉलिड फ्यूल रैमजेट प्रोपल्शन का इस्तेमाल करेगा। ये प्रपल्शन टेक्नोलॉजी नॉर्वेजियन US के ज्वाइंट टैक्टिकल हाई स्पीड ऑफेंसिव रैमजेट के एक्सटेंडेड रेंज यानी THOR-ER प्रोग्राम के तहत डेमोन्स्ट्रेट की गई है। अब बात करते हैं साउथ कोरिया का सुपरसोनिक चैलेंजर के बारे में। साउथ कोरिया वेपन एक्सपोर्ट मार्केट में एक नया डोमिनेंट फोर्स है और अब अपना गेम बढ़ा रहा है। देश ने एक एंटीशिप मिसाइल डेवलप करने का प्लान अनाउंस किया है जो सुपरसोनिक स्पीड्स तक पहुंच सकता है और इसे उसके आर्सेनल में एडवांस वेपनरी का एक और हिस्सा जुड़ रहा है। इस मिसाइल का नाम है एयर टू शिप गाइडेड मिसाइल सेकंड और ये मिसाइल मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के साथ तैयार है, जिसमें लैंड अटैक्स भी शामिल है। जैसे फ्रेंच मिका एयर टू एयर मिसाइल, ये एयर लॉन्च सुपरसोनिक मिसाइल 2 वॉरहेड्स के 2 चॉइसेस ऑफर करेगा, जिसे मिशन कस्टमाइजेशन ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर किया जा सकेगा। मिसाइल का सीकर RF यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी, IIR यानी इमेजिंग इंफ्रारेड और EO यानी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैपेबिलिटीज को शामिल करेगा, जिससे ये एक वाइड रेंज की सिचुएशंस और टारगेट्स के लिए इफेक्टिवली रेस्पॉन्ड कर सकेगा। साउथ कोरिया का एक्सपर्टाइज मल्टी मोड सीकर्स डेवलप करने में जो पहले वेरियस मिसाइल्स जैसे हिनमो और LSAM में इस्तेमाल हुआ है, देश का कटिंग एज मिसाइल टेक्नोलॉजी में कमिटमेंट को दर्शाता है। एयर टू शिप गाइडेड मिसाइल सेकंड में एक डक्टेड रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम होगा जो एनहेंस्ड स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी ऑफर करेगा। पहले से कम साइज होने के बावजूद, जिसका डायमीटर 400 mm से 350 mm तक कम किया गया है, मिसाइल को एक पावरफुल एडिशन होने का वादा है। इसका वेट 940 kg है और लेंथ लगभग 6 मीटर्स है, जो साउथ कोरिया के मिलिट्री कैपेबिलिटीज के लिए एक फॉर्मिडेबल एडिशन होने का वादा करता है। लॉन्च टेस्ट एक FA-50 फाइटर से 2025 में होने वाला है।
एयर टू शिप गाइडेड मिसाइल सेकंड के प्रोडक्शन और डिप्लॉयमेंट टाइम फ्रेम के रिगार्डिंग डिटेल्स अभी तक कम है, लेकिन साउथ कोरिया के एडवांस्ड वेपनरी डेवलप और फील्ड करने की ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से ये सुपरसोनिक मिसाइल जल्द ही ऑपरेशनल हो सकता है। अब बात करते हैं जापान के ASM-3A क्रूज मिसाइल के बारे में। साउथ कोरिया के मुकाबले में जापान चुपचाप आगे बढ़ रहा है, अपने आप को इस कॉम्पिटिटिव अरीना में एक लीडिंग प्लेयर के रूप में स्थापित कर रहा है। टोक्यो ने अपनी सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल ASM-3 का विकास FY 2010 में शुरू किया था, जिसे मॉडर्न युद्ध के इस मुख्य पहलू में आगे का फायदा मिला। ASM-3 एक एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल है, जिसका इंटीग्रल रॉकेट रैमजेट इंजन होने के कारण उसकी सुपरसोनिक क्रूजिंग स्पीड मार्च 3 से अधिक है। हालांकि मिसाइल का विकास 2017 में समाप्त हो गया था, लेकिन ये अभी तक डिप्लॉय नहीं हुआ था। इसका कारण था इसकी सीमित रेंज की चिंता, जो 200 किलोमीटर थी, जिसे चाइनीज नेवी के लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को प्रभावी रूप से सामना करने के लिए आउट ऑफ प्लेस माना गया था। लेकिन मार्च 2019 में रिपोर्ट्स आई कि ASM-3 की रेंज को 400 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा तक बढ़ाने का इरादा है। दिसंबर 2019 में जापानीज डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी 2020 बजट में ASM-3 को अपग्रेडेड करने के लिए 10.3 बिलियन येन एलोकेट किया। उसके बाद दिसंबर 2020 में जापान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ASM-3A को अनवेल किया, जो ASM-3 का एक वेरिएंट है जिसमें एक्सटेंडेड रेंज है, और 2021 डिफेंस बजट के साथ मास प्रोडक्शन शुरू करने का इरादा किया गया है। और इसके अलावा ASM-3 को एक अपग्रेडेड वर्जन, जिसे ASM-3 यानी काई कहते हैं, अभी विकास के दौरान है। ASM-3 को अंत में F2 एयरक्राफ्ट के उत्तराधिकारी में इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो 2030 में रिटायरमेंट के लिए तय है। अब सवाल उठता है कि सुपरसोनिक मिसाइल्स के लिए इतनी एक्साइटमेंट क्यों है? तो दोस्तों, मिलिट्री टेक्नोलॉजी के कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग लैंडस्केप में ऑफेंस और डिफेंस के डायनामिक्स लगातार बदलते रहते हैं। क्रूज मिसाइल्स के क्षेत्र में संघर्ष विशेष रूप से दिखाई देता है। हाल ही के एडवांसमेंट्स इन एयर डिफेंस सिस्टम्स ने सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स के खिलाफ डिफेंडर्स के पक्ष में स्केल स्टिप कर दी है, जो अपनी धीमी स्पीड के कारण इंटरसेप्शन के लिए ज्यादा वल्नरेबल हो गए हैं। सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स को लंबे समय तक चलाने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स में उनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज के लिए पसंद किया गया है, जिसे लैंड अटैक स्ट्राइक्स के लिए आइडियल बनते हैं। लेकिन उनकी धीमी स्पीड अब मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स के खिलाफ एक खास डिसएडवांटेज बन गई है। डिफेंडर्स के पास रिएक्ट करने और काउंटर मेजर्स डिप्लॉय करने का ज्यादा समय होता है, जो इन कभी ड्राइडेड वेपन्स की इफेक्टिवनेस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देते हैं। दूसरी तरफ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की डिमांड स्टेडली बढ़ रही है, विशेष रूप से हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे मैरीटाइम एसेट्स के खिलाफ। ये मिसाइल्स जो साउंड बैरियर के ऊपर स्पीड्स पर ट्रैवल करती है, एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिटेक्ट, ट्रैक और एंगेज करने के लिए मिनिमल रेस्पॉन्स टाइम देते हैं। ये एडवांटेज मिलिट्री प्लानर्स के लिए उन्हें और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, जो सोफिस्टिकेटेड डिफेंस नेटवर्क्स को ओवरकम करना चाहता है। मिसाल के तौर पर, कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने के बाद से यूक्रेन ने KH-22 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में सिग्निफिकेंट चैलेंज फेस किए हैं। इन फॉर्मिडेबल वेपन्स के खिलाफ डिफेंड करने के एफर्ट्स के बावजूद यूक्रेनियन फोर्सेस एक भी KH-22 मिसाइल को सक्सेसफुली डाउन नहीं कर पाए हैं। दिसंबर 2023 में कीव ने ये एक्सेप्ट किया कि रशिया फोर्सेस ने अप्रोक्सीमेटली 300 KH-22 मिसाइल्स, जो X-22 के नाम से भी जाने जाते हैं, यूक्रेन पर लॉन्च किए हैं, लेकिन अब तक एक भी इंटरसेप्ट या शूट डाउन नहीं हो पाया है। दोस्तों, यहाँ ब्राह्मोस की पॉपुलैरिटी को बढ़ते हुए कंपटीशन से खतरे का सवाल उठता है, जबकि सुपरसोनिक मिसाइल मार्केट में बढ़ते हुए कंपटीशन फ्यूचर में कुछ चैलेंज पैदा करेगी। ब्राह्मोस के पास कई एडवांटेजियस फैक्टर्स है, जो इसके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पर होने वाले पोटेंशियल थ्रेट्स को कम करने में मददगार हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस बात से कि ब्राह्मोस ने अपने आप को एक एक्सेप्शनली कैपेबल और एडेप्टेबल मिसाइल सिस्टम के रूप में एस्टेब्लिश कर लिया है, जिसका एक वेल डॉक्यूमेंटेड ट्रैक रिकॉर्ड है टॉप नॉच परफॉर्मेंस और डिपेंडेबिलिटी का। इसके अलावा ब्राह्मोस के कई डिस्टिंक्टिव एट्रीब्यूट्स है, जिसे उनकी सुपरसोनिक वेलोसिटी, एक्सटेंसिव रेंज,
और पिन पॉइंट एक्यूरेसी जो स्पेसिफिक सिनेरियोज में उसे अल्टरनेटिव मिसाइल्स पर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे सकते हैं। एक नोटवर्दी अचीवमेंट में ब्राह्मोस एरोस्पेस ने 2022 में फिलीपींस से अपना पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर जीता और अभी हाल ही में डिलीवरी स्टार्ट हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और साउथ अमेरिका के 12 से ज्यादा देशों के साथ मिसाइल सिस्टम के एक्विजिशंस को लेकर डिस्कशंस चल रहे हैं और इंडोनेशिया कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करने के करीब है। मजीद इंडिया एक्टिवली एक नए और स्लीक और स्टेल्थी इंटरैक्शन ऑफ मिसाइल डेवलप कर रहा है जिसका नाम ब्रह्मोस एनजी है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रह्मोस एनजी अपने रिड्यूस्ड कॉस्ट और एनहेंस्ड एडेप्टेबिलिटी की वजह से एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में ओरिजिनल ब्रह्मोस से आगे निकल सकता है। ब्रह्मोस को इंडिया और एशिया के बीच के रोबस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का भी फायदा मिलता है जो उसके डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और मार्केटिंग एंडेवर्स को सब्सटेंशियल सपोर्ट देती है। लेकिन दोस्तों, ये भी जरूरी है नोट करना कि कंसर्टेड एफर्ट्स के बावजूद इंडिया अब तक सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट ही सिक्योर कर पाया है। डायरेक्ट कंपटीशन न होने के बावजूद कई पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ नेगोशिएशन से अब तक और सक्सेस नहीं मिली है। ये हाईलाइट करता है कि इंडिया को अपनी डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स को रैंप अप करने की जरूरत है ताकि एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर सके और ब्रह्मोस को एक वाइडली ऑपरेशनल प्रोडक्ट के रूप में एस्टैब्लिश कर सके, इससे पहले कि उसके कॉम्पिटिटर्स मार्केट में ट्रैक्शन गेन कर ले। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।